अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस्सा की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हज़रात, कल जिस तरीके से पूरा दिन एक सूरत हाल हमारे मुल्क में चलती रही, आप लोग सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते रहे कि बटग्राम के इलाके अलाई में पाश्तू में रस्सी टूटने की वजह से हवा में मौलिक चेयर लिफ्ट में मौजूद 7 बच्चों समेत 8 अफराद जो थे उनको बाहिफाजत निकालने के लिए पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। और ISPR के मुताबिक 2 बच्चों को जब रेस्क्यू कर लिया गया उसके बाद कुछ ताख़ीर आई और फिर रात की तारीकी और मौसम के बायस हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन मुनक़ता करना पड़ा और फिर ज़मीन से जारी रखने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि GOC SSG इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। विजुअल्स आप लोग अभी भी देख रहे हैं और कल भी दिन भर आप लोग देखते रहे होंगे। 3 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें 2 पाकिस्तान आर्मी और 1 पाकिस्तान एयरफोर्स का था। हेलीकॉप्टर्स में MI8 और अर्कूल जो है वो शामिल थे और इसी के दौरान एक छोटी सी डोली भी खाने पीने की अशिया के लिए भेजी गई, क्योंकि बच्चे सुबह से फंसे हुए थे और ये याद रहे कि बच्चे स्कूल जा रहे थे और ये डेली उनके जाने का जरिया थी डोली। और इसी में 3 रस्सियां थी, जिनमें से 2 रस्सियां टूट गई और फिर एक रस्सी से हवा में मुअल्लिक होगी ये चेयर लिफ्ट, जिसकी अच्छी खासी वजन था। और आप ये इमेजिन करें कि 8 अफराद उसके अंदर सवार हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम से बच्चे मौजूद हैं जो सुबह अपने स्कूल की जानिब निकले हैं। इस ऑपरेशन में पाक फौज ने शुमारी इलाकों से लोकल केबल एक्सपर्ट की खदमात भी हासिल की हैं। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। GOC SSG इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और तफसील के मुताबिक बच्चे सुबह के वक्त यहाँ से जा रहे थे और ये बरसाती नाला एक है जिसके ऊपर चेयर लिफ्ट है और ये 2 पहाड़ों के दरमियान में ट्रैवल करने के लिए आप गांव का देखें जरिया तो ये भी है। तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, जो कि 5 से 10 मिनट में इस डोली के जरिए तय किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनी कोई रास्ता जो अगर आप अपनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 2.5 घंटे का सफ़र आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकें। और इसी तरीके से बहुत सारे मरीज़ भी जो हैं वो इसी ज़रिए से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल तरीका था और ऑफ कोर्स पाक फौज को इस पर सलाम भी पेश करना चाहिए। और जो रेस्क्यू करने वाले बाकी लोग इनके साथ शामिल थे और जो लोकल टीम्स इनके साथ शामिल थी, वो भी अगर उनकी एफर्ट्स ना होती तो ये मुश्तरका वो जो था ये बहुत तहसीन के मुश्किल हो मुस्तहिक जाता हैं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी ट्वीट किया है और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद पेश की है आर्मी एविएशन को, पाक फौज के हुकाम को। और उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरीके से ये सख्त ऑपरेशन था उसमें कामयाबी पर कमांडोज और आर्मी एविएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी की भी ऑपरेशन की कामयाबी पर कमांडोज और आर्मी एविएशन को मुबारकबाद। ये SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन और आर्मी के नौजवानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का भी मौजूद था। ये आप लोग ट्वीट देख रहे हैं निगरान वज़ीर दाखिला का। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म का भी और सदर मुमलिकत ने भी इस पर मुबारकबाद पेश की है। और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस खस्ता हाल जो चेयर लिफ्ट थी इसको फौरी तौर पर बंद करने की भी हिदायत जारी की हैं और ये भी कहा है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो जान को ख़तरा पहुँचाती हैं और इंसानी जान जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। और पहले भी वो बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से बोल चुके हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी हमारे लिए इक्वल अहमियत का हामिल है, तो उनके लिए हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अब आप सेफ्टी के मेजर्स जो हैं वो ले सकें। और उन्होंने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयर लिफ्ट्स पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की हैं। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए, एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जनरल साहब, कल ये पूरी एपिसोड हम लोगों ने देखी, लेकिन बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बच्चों को और तमाम लोगों को बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। सर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा और आप भी ऑब्वियसली देखते रहे होंगे टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, ये सारी सिचुएशन, हेलीकॉप्टर्स का वहाँ पर पहुँचना, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल सबसे पहले तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बच्चे और उनके असातिज़ा खैर वाफियत से बहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए। और उसके अलावा हम अपने उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनको सलाम पेश करते हैं। याद रहे कि इसमें पाक फौज लीड कर रही थी, ओवरऑल मैनेज कर रही थी, साथ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी था और सिविलियन एक्सपर्ट्स भी थे, जिप लाइन के और वहाँ के लोकल्स भी थे। तो ये एक मरबूत ऑपरेशन था जो सब ने मिलकर किया और पाक फौज को साफ ज़ाहिर है कि इसलिए क्रेडिट जाता है कि ओवरऑल मैनेजमेंट और ओवरऑल जो वो उसको वो देखभाल कर रहे थे, देख रहे थे। देखिए, बात यह है कि इसमें जो मुश्किलात थी वैसे तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेक्निकल बातें 2-3 बताना चाहूँगा। नंबर एक ये कि जब 2 पहाड़ी सिलसिले और दरमियान में वादी हो, उसके अंदर हवा बहुत तेज़ होती है और उन इलाकों में तो हवा कभी तेज़ और कभी आहिस्ता चलती रहती है।
हेलीकॉप्टर को स्टैटिक खड़ा करना, यानी कि फजा में इस तरीके से मौलक खड़ा रखना कि वो हिले ना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। और दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट्स को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शुरू किया ये ऑपरेशन और इस तरीके से किया। उसके बाद ये है कि जब दो केबल्स टूट जाए, ये केबल स्टील की होती हैं, स्टील वायर केबल इनको कहते हैं SWR। तीसरी का आपको अगर यकीन ना हो कि ये कितनी मजबूत और कितनी नाजुक है, उस वक्त तक बहुत ही मुश्किल होता है कि जरा भी वो हिले। मिसाल के तौर पे अगर हेलीकॉप्टर से कोई शख्स अंदर उतरने की कोशिश करे, वजन बढ़ जाए, ये भी एक मसला है। फिर जब हेलीकॉप्टर करीब जाता था वो झूलती थी, ये भी एक मसला था। तो ये बहुत, इसलिए जो लोग वो कुछ बातें करते हैं ना कि जी देर लगी, इसमें कोई शक नहीं देर लगी, लोगों की जानें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देर या सवेर तो हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें एक तकनीकी मुश्किलात थी, इसमें वेदर की मुश्किलात थी। उसके बावजूद हेलीकॉप्टर के पायलट्स, जो कमांडोज आए, जो सिविलियन जिन्होंने साथ दिया, जो वहाँ के लोकल से, सबको हम सलाम पेश करते हैं कि सब ने इन तमाम चीज़ों को ऊपर काबू पाकर बच्चों को और उनके असातिज़ा को बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, साद अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। सब ने बहुत अच्छा अपना अपना काम निभाया जी। बिल्कुल, नो डाउट सर। ये भी बताइएगा, थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर भी ज़रा नज़र डालिएगा कि किस तरीके से पहले बच्चों को खाने की अशिया और पानी फराहम किया गया, साथ साथ मेडिकेशन, और उसके बाद 1 बाय 1 रेस्क्यू किया गया। जी, ये इसलिए ज़रूरी था कि देखें, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जिसमें बच्चों के अपने मसल्स भी इस्तेमाल होने थे। जब आप उनको निकाल कर उसमें डालते हैं, चाहे ट्रॉली में डाला बाद में, या आपने उनको स्लिंग ऑपरेशन के जरिए अपने साथ चिमटाया, उसके लिए बच्चे को भी थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। और वो आपको पता है कि 8-10 घंटों से कम 6 घंटे तक तो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि तो अब उनके पास था ही नहीं। सबसे पहले ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया गया कि इनको एनर्जी के लिए कुछ पानी, कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया की जाए कि थोड़ा सा अपने होशो-हवास में आ जाए, क्योंकि डर और खौफ की वजह से मायूस हो जाता है इंसान का ज़हन। और मैं उन असातिज़ा को भी सलाम पेश करता हूँ जो उनके साथ थे, जिन्होंने इस पूरे माहौल में उनके मोराल को कायम रखा। तो सबसे पहले साहब ज़रा वो भी कोई आसान काम नहीं था, झूलते हुए डॉली और ट्रॉली में और झूलते हुए हेलीकॉप्टर की रस्सी के साथ चीज़ें पहुँचाना, और उसके बाद इंतज़ार करना कि वो थोड़ी सी उसमें एनर्जी आ जाए। फिर आपने देखा होगा कि पहला बच्चा जो है वो हेलीकॉप्टर में स्लिंग ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। वो चूँकि बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, नज़दीक जाना, दूर जाना, बच्चा की खुदा न खास्ता गिर न जाए और उसका होल्ड जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो इतने में शाम हो गई, वेदर ख़राब हो गया। फिर फैसला हुआ कि ये ज़मीनी ऑपरेशन करते हैं। उसी केबल के ऊपर जो एक मौजूद थी, एक और छोटी ट्रॉली डाली गई, छोटी डॉली डाली गई। और इसमें यहाँ पर आकर जो हमारे सिविलियन भाई हैं, जो एक्सपर्टीज थी, जिप लाइन एक कंपनी है उनकी, वो साथ आ गए। जो वहाँ के लोकल थे, जो ऑपरेट करते थे मेन ट्रॉली को, उन्होंने भी साथ दिया, पता लगाया। तो ये इस तरीके से मिलजुल कर काम हुआ, मुख्तलिफ मरलों में हुआ। पहले बच्चों को एनर्जी फराहम की गई, फिर एक बच्चा रेस्क्यू किया गया, फिर पता चला कि ये बहुत रिस्की है। इस तरीके से फिर ज़मीनी ऑपरेशन को इनिशिएट किया गया, और इसमें सिविलियंस ने भी हिस्सा लिया, सिविलियन एक्सपर्ट्स ने भी हिस्सा लिया। ओवरऑल जो देख रहे थे वो जनरल साहब खुद, जो SSG के कमांडर हैं, वो देख रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये एक आला मिसाल है कि किस तरीके से मिलजुल कर अगर काम किया जाए तो किस तरीके से वो पाए तकमील को पहुंचता है और कामयाबी हमें मिलती है। जी जनरल साहब, मैं भी इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि ये जो कल हमने आला मिसाल देखी है कि सिविल हुक्काम और हमारे मिलिट्री हुक्काम जिस तरीके से दोनों मौजूद थे और कोशिश एक ही थी कि किस तरीके से बचा लिया जाए, उसके बारे में भी बताइएगा। और दूसरी चीज़ टेक्निकलिटीज़ की आप बात कर रहे थे, तो सर डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। और जो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, ख़ासतौर पर MI-8 का, उसका इतना ऑलरेडी जब उसका ब्लोअर ऑन होता है और फिर वो इतना ज़्यादा उसका प्रेशर, और फिर दूसरी तरफ एक्रोल का भी इस्तेमाल करना, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर के बारे में बताइएगा। और तीसरी चीज़ सर, नेक्स्ट अब हमें क्या करना चाहिए? मुल्क के अंदर तो बहुत सारी चेयर लिफ्ट्स मौजूद हैं, तो हिफाजती तदाबीर सबके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी देखिए, ये बात आपने दुरुस्त की कि बड़ा हैवी हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने तो साथ सफ़र किया। आप लोगों में से भी शायद किसी ने नॉर्दर्न एरिया में ये हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हों, तो उनकी वाइब्रेशन होती है, उनके जो पंखों की हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको ख़ास फासले पे रखना पड़ता है। दूसरा एक्यूरेल हेलीकॉप्टर या जो छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया वो ठीक है, वो इस काम के लिए फिर भी मुनासिब था।
और ये जो आपने बात की कि सब ने मिलजुल कर जो काम किया, ये एक आला मिसाल मेरे ख्याल कायम हुई है कि किस तरीके से एक्सपर्टीज कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसे मामलात में चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं किसी एक फोर्स को। ये मुमकिन नहीं है कि सबको अपना अपना काम करने की इजाज़त दे दी जाए, वो फिर बहुत सारा हरूश मच जाता है और काम खराब होने का इम्कान होता है। तो एक किसी इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो वो जिम्मेदारी पाक फौज के SSG ग्रुप ने ली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हमारे सिविलियन भाइयों ने, और उसमें एक्सपर्ट्स भी थे, ऐसे एक्सपर्ट्स भी थे कि जो एक्सपर्टीज उस वक्त फौज के पास मौजूद नहीं थी, और वो इस्तेमाल करके ये पूरा काम हुआ। अभी आप जो कह रहे हैं आइंदा के लिए देखें, एक तो बात ये है कि एक इंस्पेक्शन लाजमी होनी चाहिए, जितने भी इस किस्म के जिप लाइन्स हैं या केबल कार हैं, इनका एक सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और दूसरा ये कि NDMA और PDMA जो हैं, उनको ऐसे मौक़ों पे पहले से रिहर्सल उनकी होनी चाहिए थी कि इस किस्म का काम हो सकता है, अगर हो तो फिर हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि इसको एक नई सिचुएशन समझा जाए। तो मेरा ख्याल है इसमें जो थोड़े से लैप्सेस सामने आए हैं, थोड़ी सी टेक्निकल कोताहियाँ सामने आई हैं या मेंटेनेंस की कोताहियाँ सामने आई हैं, इन पर भी हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने इस पर लैप्स किया है या कोताही हुई है, उनको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है, या सजा भी दे दी जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पूरी कौम को 12 घंटे के लिए बहुत अज़ियत में से गुजरना पड़ा। तो जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उनसे पूछगछ जरूर होनी चाहिए कि आपने इसके लिए तैयारी क्या की थी, आपने इसके लिए रिहर्सल क्या की थी, आपने ये जो टेक्निकली इन चीज़ों की इंस्पेक्शन कब की थी। जिसके जिम्मे भी है, उनसे पूछगछ भी होनी चाहिए। ये खुशी का मौका है, हम खुश हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो जिनकी कोताही है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए। बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि मुकामी इंतजामिया को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, क्योंकि अगर आप देखें तो मुकामी लोग कहते हैं कि उनका डे टू डे डेली लाइफ की ये रूटीन है कि आप इस तरीके से चेयर लिफ्ट्स पे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके? देखें, ये इनिशिएटिव तो ज़रूर लेने चाहिए, यहाँ तक कि अपनी ट्रॉली बना लें, कुछ कर लें, लेकिन एक ऐसी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन चेयर लिफ्ट को ऑथराइज करे, इनको चेक करने के बाद इनके जो लोहे के रस्से हैं उनकी मजबूती देखे, जो सारा निज़ाम बनाया गया उसको देखे, एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये ट्रॉली महफूज है। और फिर एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि हर 6 महीने के बाद वो सर्टिफिकेट या 1 साल के बाद ताज़ा किया जाए कि ये अभी भी उस तरीके से ठीक जा रहे हैं। और स्पॉट इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, बगैर बताए इंस्पेक्शन टीम्स आके चेक करें कि क्या ओवरलोड तो नहीं हो रही, जितने लोगों को बैठना चाहिए उतने ही लोग हैं, जो ऑपरेटर है वो अपने काम जानता है, जो जितनी तारें शारें हैं सारी दुरुस्त है। तो बहुत सारे काम करने की जरूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता, जो कि हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस किस्म के कामों को सुपरवाइज करने के लिए ये इतने बड़े बड़े सूबे जो है ये काम नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा इवन इंटरिम गवर्नमेंट को कहूँगा कि अगर उनके पास पावर है तो मेहरबानी करके सबसे पहले लोकल पावर गवर्नमेंट्स को इंस्टॉल करें, चाहे वो आप इंटरिम ही इंस्टॉल करें, क्योंकि वही इस किस्म के काम कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए, आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए। और जिस तरीके से जनरल साहब ने फरमाया, यकीनी तौर पर एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस रखे इन तमामी चेयरलिफ्ट का जो मुल्क भर में चल रही हैं। और उसकी वजह आपके सामने है कि अभी जो चेयरलिफ्ट का वाक़या हुआ, इसकी मेंटेनेंस या इसको बनाने की जिम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं करेगा, लेकिन तहकीकात यकीनी तौर पर हो रही हैं और जल्दी उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अहम और बहुत ही अहमियत का हामिल है ये दिन। दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुलामों की तिजारत यानी कि स्लेव ट्रेड जिसको कहा जाता था, उसकी याद और जालिमाना रवायत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि तमाम इंसानों के जहन में गुलामों की तिजारत, इंसानों को गुलाम बनाने के तरीकाकार और इस तकलीफदेह अमल के नताइज और अफ्रीका, यूरोप और अमरीका के साथ साथ दीगर खित्तों पर उसके असरात के हवाले से शऊर उजागर करना है। यह दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 23 अगस्त को मनाया जाता है। गुलामों की तिजारत का आलमी दिन 23 अगस्त 1998 में फर्स्ट टाइम मनाया गया और फिर चंद मुमालिक के बाद इसको तकारीब, बहस, मुबाहिसे और दीगर तकारीब मुनक्किद की गई और वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मज़ीद मुमालिक ने शमूलियत इख्तियार की है। सो ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो है वो ज़रूरी है कि हम लोग हर दिन को पहचानें और उसकी दिन की अहमियत को समझें और उसके ऊपर
एटलीस्ट सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक वो हैशटैग वो ट्रेंड बना के उसके ऊपर बात करें। बिल्कुल, और सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल भी इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन बढ़ते हैं पाकिस्तान की तारीख में भी आज का दिन जो है बहुत अहमियत का हामिल है, और वो इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि क्रिकेट के शायकीन जिनकी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है, उनके लिए आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। और बताते चलें कि पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर वसीम हसन राजा की आज 17वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। और आपको बताते चलें कि ये जो हैं एक अजीम क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा खिदमत सरअंजाम दी हैं, और ये एक क्लब मैच के दौरान जो है वो इनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद ये दुनिया से रुखसत हो गए। मौज़मुद्दीन का पैकेज है हमारे पास, आप लोग देख रहे हैं। 52 को मुल्तान में पैदा हुए वसीम राजा ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर डिग्री हासिल की। क्रिकेट के मैदान में वसीम राजा ने 57 टेस्ट और 54 एक रोजा मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने टेस्ट में 2821 जबकि एक रोजा मैचेस में 782 रन बनाए। वसीम राजा बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलर भी रहे और टेस्ट मैचेस में 51 और एक रोजा मैचेस में 21 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने अंडर 19 में पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी भी की। वसीम राजा ने 1973 से लेकर 1985 तक कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वसीम राजा कौमी टीम के टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के बड़े भाई थे। वो आईसीसी के मैच रेफरी भी रहे और उन्होंने 2002 से 2004 तक 15 टेस्ट और 34 एक रोजा मैचेस में रेफरी की खिदमत सरअंजाम दी। वसीम राजा का इंतकाल 23 अगस्त 2006 में बरतानिया में काउंटी क्रिकेट मैच के दरमियान अचानक तबीयत खराब हो जाने के बायस हुआ। क्या बात है जी, वसीम राजा की आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे, और हम लोग हर दफ़ा आपको अपडेट रखते हैं पाकिस्तान के उन तमाम सितारों के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, इसको बचाने में, इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। क्रिकेट के हवाले से बात चल रही है तो क्यों ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच का भी जिक्र किया जाए। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ जीत लिया और 3 मैचेस की इस सीरीज़ में ये पहला मैच जीता है और 3-0 की वो जो बरतरी है वो 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल हुई है। हम्बनटोना में ये खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 47.1 ओवर्स में 201 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन उसके बाद 112 के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और इमामुल हक ने मुश्किल हालात में निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 61 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 30 बनाए, शादाब खान ने 39 रन जोड़े और फिर अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी और राशिद खान के हिस्से में 2-2 विकेटें हासिल की हैं। जवाबन पाकिस्तान बॉलर्स के सामने अफगान बल्लेबाज बेबस नजर आए। अफगानिस्तान की टीम 19.2 ओवर्स में सिर्फ 59 रन बना के आउट हो गई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 6.2 ओवर्स में 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीन अफरीदी के हिस्से में 2 जबकि नसीम शाह और शादाब खान के हिस्से में 1-1 विकेटें आईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही हैं और तबसरा और तज्जिए के लिए स्पोर्ट्स ऑन शो भी आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था और बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए थे कि क्या आगे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिकेट के शायकीन जो है वो कहीं पे भी हो वो पाकिस्तान का मैच जो है वो देखना बिल्कुल नहीं भूलते और ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल से क्रिकेट के साथ मोहब्बत भी है। लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जो है बाकी स्पोर्ट्स में भी किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान के बहुत सारे होनहार बच्चे जो हैं वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं और बड़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स जो है आजकल हमारे सामने आती जा रही है। तो इसी तरीके के एक उभरते हुए सितारे के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के हमजा सईद ने वर्ल्ड ताइक्वांडो ऑक्टागन डायमंड कैटेगरी में कांसी का तमगा जो है वो अपने नाम कर लिया और देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उनका खेल दिखाया जा रहा है टीवी की स्क्रीन पर। और ये इवेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के जो एक खिलाड़ी थे उनके खिलाफ हमजा सईद ने 2-0 से कामयाबी हासिल की और इससे कबल क्वार्टर फाइनल में हमजा सईद ने अफगानिस्तान के मोहम्मद अशरफ को भी 2-1 से शिकस्त दी थी। बेहतरीन। तो ताइक्वांडो, MMA, फाइटिंग, बॉक्सिंग सभी में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने कुछ टॉपिक भी इंक्लूड करना है, कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद सुबह पाकिस्तान के साथ रहें, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप सर्च करें, ढूंढें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमारे शो का फॉर्मेट है काउंटडाउन होता है जिसमें हम लोग 10 सॉन्ग्स प्ले करते हैं।
बार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी होम पर। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए ला रही हूं एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स। इसमें आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट हैम्पर्स, स्टार किट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, स्टोरी टाइम, गेम्स, म्यूजिक, स्किट्स, जूनियर शेफ और बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिएगा क्रिएटिव किड्स ओनली ऑन पीटीवी होम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को मोदी हुकूमत मुसलसल हिरासा कर रही है। खुर्रम परवेज और इंसानी हुकूक के दीगर कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल कर रही है। इंसानी हुकूक के कारकुनों का जुर्म मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करना है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा करने पर भारत का एहतसाब करे। जो लाइफस्टाइल आजकल हम अपनाए हुए हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो लाहक हो जाती है और इनमें से एक बहुत कॉमन जो है वो हार्ट डिजीज़ भी है, जो कि आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से लगती है और उसके लिए आप हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर रहे होती या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते या फिर इसकी बहुत सारी और रीजंस भी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि खून की शरियानों में जमा होने वाली चर्बी भी जो है वो इसकी एक अदद मेजर रीज़न है कि आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही होती और आपके दिल को जो है वो ब्लड पंपिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली वो लीड करता है हार्ट अटैक्स को या इस तरह की बहुत सारी बाकी मजीद डिजीज। डेफिनेटली। तो ख़वातीन
हज़रात, इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द देखने में आ रही है और ख़ास तौर पर मुझे भी इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आई एम फीलिंग इमोशनल क्योंकि 3 दिन पहले ही मेरी एक फैमिली में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। सो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ एडवांसमेंट हुई है। वो एडवांसमेंट क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। EECP एक थेरेपी है। अब ये थेरेपी स्टैंड्स फॉर इन्हांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये होती क्या है और बगैर सर्जरी इसको किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइएगा ये EECP कहाँ से आई और ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इसका जो आपने अभी डिटेल बता ली, इसका मतलब होता है एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक ऐसा जदीद तरीका इलाज है जो मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सर्जरी के ये अमल किया जाता है। जी, इसका ये समझ लें कि उसका एक अल्टरनेट मेथड है। जो लोग रिलक्टेंट हैं बाईपास ऑपरेशन करवाने के या एंजियोप्लास्टी करवाने के, या ऐसे मरीज़ जो किसी भी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या ओल्ड एज में लोगों को रिकमेंड हुआ होता बाईपास, वो उनके रिस्क की वजह से नहीं करवाते, या अंडरलाइन कई दफ़ा रिस्क चल रहे होते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। और ऐसे मरीज़ बाद का जिनको बार बार एंजाइना हो रहा हो, यानी सीने में दर्द हो रहा होता है, इवन ऑपरेशन करवाने के बाद भी और पहले भी, हार्ट अटैक के बाद, ऐसे लोग भी मतलब बिल्कुल मेन कैंडिडेट है हमारे। और बाज़ ऐसे पेशेंट भी हैं जो जिनके हार्ट बहुत ज़्यादा फैल चुके हो, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन जो LV बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, उनके लेफ़्ट वेंट्रिकल EF उनकी कम हो गई हो, 20-25% आ गई, तो ऐसे पेशेंट भी बेहतरीन कैंडिडेट है। और इसमें होता है क्या है कि मरीज़ को एक काउच पे लिटाया जाता है और उस पर कफ्स बांधे जाते हैं मरीज़ के, जो लोअर लेग्स पे, थाइस पे और उसकी बैक पे, और एक प्रेशर जनरेट होता है थ्रू मशीन। उसकी वजह से क्या होता है कि थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना, यानी जिस तरह एक बंदा वॉक कर रहा हो, यानी लेटे लेटे हुए एक वॉक कर रहा है, ब्रिस्क वॉक कर रहा है, और इस दौरान क्या होता है कि कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स उस जो ब्लॉक्ड आर्टरीज में रिलीज़ होते हैं, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कोलेटरल्स यानी एक्स्ट्रा शरियानें और बनती हैं, और वो जाके अगर मेन ब्लॉकेज भी है तो वो साइड से ब्लॉकेज शरियानें बन के ऊपर मिल जाती हैं, जिसको कहते हैं कि दैट इज़ नेचुरल बाईपास। ये 1 घंटे का सेशन होता है और ये कोई सर्जरी नहीं है, कोई स्टेंटिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है पेशेंट को किसी किस्म की, और इसको नेचुरल बाईपास कहते हैं। और ये 35 सेशंस इसके लेने होते हैं। ठीक है, 35 सेशंस, 1 आवर डेली फॉर 35 डेज। और उसके बाद फिर मरीज़ के जो सिम्टम्स आस्ता आस्ता, अगर आपकी कोई ब्लॉकेज आई है तो वो क्लियर हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, हमारे पास बेताशा पेशेंट आ रहे होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे होते हैं, KPK से आ रहे होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा, यानी यंग एजेस के अंदर लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 20s में, 30s में, और लोग हर बंदे जिसको देखे इवन 22-22 साल के लोगों के बाईपास हो रहे हैं, 20s 30s के अंदर बेतहाशा कम है। और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई हार्म नहीं है, कोई किसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या ये इक्वली इफेक्टिव है जिस तरह से बाईपास सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो क्या ये भी उसी की तरह से काम करता है कि उतने ही टाइम के लिए आपको सेफ एंड सिक्योर रख सके? देखिए मैडम, बात यह है कि ये सेफ उसी तरह तरीक़ेकार है और इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। ये जो US की हमारी जो FDA है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको अप्रूव किया हुआ है और ऑथेंटिकेट किया हुआ है। और ये उसी तरह ही, मतलब हम ये नहीं कहते कि हर मरीज़ के आप EECP करवाएं। ऐसे पेशेंट जो रिलेक्टेंट हैं बाईपास की या एंजियोप्लास्टी की, ड्यू टू एनी रीज़न नहीं करवाना चाहते, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बल्कि हम कहते हैं कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शंस। ऐसे मरीज़ ख़ासकर जिनको इनकार कर देते हैं, जी आपका बाईपास भी नहीं हो सकता, आपकी एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती, आपकी शरियानें इतनी तंग हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो रिस्क भी ज़्यादा है, शुगर है, ब्लड पे, तो ऐसे मरीज़ बेहतरीन कैंडिडेट हैं। वो कम से कम एक बार आके ये करवा के देखें। हमारे पास यकीन करें इतने पेशेंट आ रहे होते हैं जो ज़िंदगी से मायूस होते हैं कि हमारा यार कुछ नहीं हो सकता, सिम्टोमेटिक होते हैं, सांस फूल रहा है, दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, सीने पे बोझ पड़ा है हर वक्त, वाशरूम तक नहीं जा सकते। जब उनकी ये शुरू करते हैं विद इन डेज, यानी कि वो कहते हैं कि आप दुनिया पे आ गए, उनके सिम्टम्स आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा कि EECP की किन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, कि क्या उनकी डिजीज़ होती है जिनको आपकी ये थेरेपी जो है वो मैंडेटरी? देखिए ऐसे पेशेंट जिनको बार बार सीने में दर्द हो रहा है, यानी एंजाइना पेन हो रही है उनको,
वो हार्ट अटैक के बाद भी हो सकती है और इवन एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद भी अक्सर लोगों में पेन रहती है। सही बात। वो पेशेंट, दूसरे नंबर पे वो पेशेंट है जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी एडवाइस हुई हुई है और वो नहीं करवाना चाहते या नहीं हो सकती किसी भी वजह से, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या ओल्ड एज में अगर किसी की ट्रिपल वेसल डिजीज़ है और उनको बाईपास कहा गया है और वो ओल्ड एज की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से, डर की वजह से लोग नहीं करवाते, तो उनके लिए बेहतरीन वो है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई वो कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा नहीं है। या अंडरलाइंग ऐसे पेशेंट जो जिनमें मल्टीपल डिजीज़ चल रही होती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो पेशेंट है, या जिनकी दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उनकी वैसे तो ट्रिपल वेसल डिजीज़ है लेकिन उनका हार्ट कमज़ोर है, उसका मतलब कि एलवी की इजेक्शन फ्रैक्शन वो 20-25% है और जिसका उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा अगर वो करवाते हैं ऑपरेशन, तो ऐसे पेशेंट बेहतरीन कैंडिडेट है और उनकी वो इजेक्शन फ्रैक्शन भी उससे इम्प्रूव हो जाती है। सर पेशेंट्स रेशो क्या है, सक्सेस रेशो? इसमें यकीन करें जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, मोर देन 95% पेशेंट हमारे क्योर होते हैं और फिर उनको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती। देखिए मैं कहता हूँ कि 3 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें एक हमारी ये थेरेपी है, ठीक है, एक ECP के साथ हम डिटॉक्स भी करते हैं। डिटॉक्स का मतलब है कि बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना आपके, वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, लेड है, ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जो हमारी खुराकें हैं, जिस तरीके से देखिए हमारा लाइफस्टाइल है, कोलेस्ट्रॉल खास जी देखें, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल देखें। बेसिक आज मैं एक और चीज़ आपके इस प्रोग्राम में मेंशन करना चाहूँगा कि बेसिकली जो बुराई की जड़ है, जो मेन जो कल्प्रेट ऑफ द डिजीज़ है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल और इसकी जो अंडरलाइंग कॉज है वो आपका ऑयल और घी है आपका। एग्जैक्टली। वो देखें आप बचपन से लेके, हमारी माँ जब बचपन से लेके हमें चूड़ियाँ खिलाती रही है, पूड़ियाँ खिला और देसी घी और फलां कर करके, फिर जब बड़े होते हैं आपको खुद शौक होता है, आप सुबह नाश्ते देखें आपके हलवा पूड़ियाँ चल रही हैं, अंडे फ्राई हैं, पराठे हैं, ये आलू वाले हैं, ये कीमे वाले हैं, ये साग वाले हैं। फिर दिन को देखें तो आपके ऑफिस के अंदर, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स में आपके जंक फूड चल रहा है आपका, ये मैकडोनल्ड ले लें, KFC ले लें, मुख्तलिफ जो पिज़्ज़ाज बर्गर्स हैं, ये सारे दफ्तरों वो सारे रिच होते हैं विद सैचुरेटेड फैट्स और रेड मीट के साथ वो भरे होते हैं सारे। और फिर रात को देखें ये फलां कढ़ाई खानी है, फलां शनिवारी खानी है, सही बात। तो उसके अंदर देखें तो वो आपके जो मेन वो चर्बी के अंदर वो लोग बनाते हैं। स्पेशली हमने जो ऑब्ज़र्व किया हमारे KP के अंदर ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो लोग ये शनिवारी और इसी चर्बी के अंदर ये लोग पकाते हैं ये लोग, और यकीन करें कि यही जाके अंदर आपका जम जाता है। बिल्कुल आपने सही चीज़ हाईलाइट बिल्कुल उसी तरह जमता है जिस तरह किचन में अगर हम देखें ना, हमारे चूल्हे के पीछे दीवार के ऊपर सारा ऑयल और घी जमा होता है। या अगर आप एग्जॉस्ट फैन देखें अपना, या सीलिंग फैन देखें, वो काला स्या हुआ होता है, वो कहाँ से होता है, यही आपका ऑयल और घी एवेपोरेट होके सारा उसके ऊपर जिस तरह वहाँ पे जम जाता है, इसी तरह हमारे अंदर भी खाने के अंदर जाके जो हमारी शरियानें होती है ना, हार्ट वाली जो आर्टरीज हैं, जो उसके अंदर वाली जो तय है ना, वहाँ पे जाके एक लेयर बना लेता है वो लेयर दर लेयर हमारा, क्योंकि मैंने बताया लाइफस्टाइल यही है, सुबह दोपहर शाम। तो ये अगर आज के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर घरों में ऑयल और घी बंद कर दें तो इस डिजीज़ पे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ECP में कोई रिस्क फैक्टर्स हैं? इसमें कोई किसी किस्म का रिस्क फैक्टर नहीं है। 1 घंटे का प्रोसेस होता है, मरीज़ अपने होश व आवाज़ में अखबार पढ़ रहा होता है, मोबाइल पे देख रहा होता है, या हम लोग वो सूरह रहमान लगा लेते हैं, वो सुनता रहता है। 1 घंटे की बस एक थेरेपी है, उसके अंदर किसी किस्म का आज तक ना हुआ है हमारा, ना हमने कहीं पढ़ा है उसमें, ना कोई और जो मुख्तलिफ शहरों में जो हो रहा होता है वहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं। ठीक है सर, एक तो आपने डाइट का फैक्टर मेंशन किया है कि हमारे लोगों की डाइट ऐसी होती है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बनती हैं। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके हार्ट को इफेक्ट करते हैं? इसके अलावा 4 मेन फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा रिस्क हैं हमारे हार्ट डिजीज़ के। उसके लिए नंबर 1 इज़ द हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर का होना। ये भी हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ डिजीज़ है और साइलेंट किलर है। इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे लोग ज़्यादातर इसको बड़ा लाइटली लेते हैं ब्लड प्रेशर को। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो वो समझते हैं कि ये बस ठीक है यार, कभी कभी मैंने दवाई खा ली, कभी गोली खा ली। ये चीज़ नहीं करनी। जब डायग्नोज हो जाए और इसको फिर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। मैं आपको बताऊं एक और चीज़ भी होती है हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के साथ, वो थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं कि हमारा लो तो नहीं होता, हमारा हाई होता है।
ठीक है वो सीरियसली हाई होता है, लेकिन वो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन जब हो ना तो वो हाँ। दिमाग की रग भी बढ़ जाती है, हाँ। स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, ये सारी इसकी वजह। इसको बल्कि मैं सिंपल ये कहता हूँ कि जिस तरह एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को अपने अपने हाथ से यूँ दबाया हुआ है, ठीक है, जब हाथ आप अड़ा देते हैं तो स्प्रिंग वापस स्पीड से ऊपर जाता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को हमने विद मेडिकेशन कंट्रोल करना है। से अगर किसी का 190/120 ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो लोग तो क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है, हमें तकलीफ ही कोई नहीं है। तकलीफ शुक्र करें कि नहीं है, लेकिन जब डायग्नोज हो गया फिर आपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, दवाइयाँ मुतवातर खानी है आपने, और ब्लड प्रेशर को 120/80 की उसमें रखना है। अच्छा सर, अब सेकंड जो चीज़ है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जो मेन रिस्क फैक्टर है, इसका भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसको भी आप डिटेल से पढ़ें, और इसका शुगर लेवल बग़ैर नाश्ते के आपका 100 से नीचे होना चाहिए, और नाश्ते के बाद 150 या 150 से कम होना चाहिए। यहाँ पे सर 400 तक जाती और है। 3 महीने वाला जो टेस्ट है HbA1c वो 6.5 से कम होना चाहिए। ठीक। थर्ड फैक्टर जो है वो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो भी आपके विद इन नॉर्मल लिमिट्स होने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल आज का जो लेटेस्ट एडवांस जो गाइडलाइंस है उसमें हम कहते हैं कि 100 या 150 तक का आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए। और LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका 100 से नीचे होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL जिसको कहते हैं वो आपका 50+ होना चाहिए आपका। सर दो सवाल, एक तो ये कि EECP थेरेपी जो है ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, इजीली, और दूसरी चीज़ ये कि आपने मेंशन किया था अपने पहली बात में ही कि ऐसे मरीज़ जो फाइनेंशियली भी नहीं करवा सकते अपनी सर्जरीज़, उनके लिए ये फिजिबल है, तो सर इसकी फाइनेंसिस के बारे में भी बताइएगा। देखिए ये पूरी दुनिया में एक तो अवेलेबल है, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त इसके 12,000 सेंटर्स बने हुए हैं। इसी तरह UK में बेताज, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जैसे में 300 सेंटर्स इसके EECP के बने हुए, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह सब जगह अवेलेबल। पाकिस्तान में ये बड़े शहरों में इस वक्त अवेलेबल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस तरह वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है ये। और एक्सपेंसेस के तकरीबन कोई 2,50,000 तक इसके हैं, लम सम पैकेज 35 डेज़ के लिए, मतलब जो है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। इसके अलावा उसमें अगर कोई डिजर्विंग लोग आते हैं उसमें डिस्काउंट भी हो जाते हैं लोगों जो एज़ पर रिक्वायरमेंट उसके। बहुत अच्छी बात है सर। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि कब आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि आपको कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनकी बैठे बैठे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या पाल्पिटेशन का मसला भी उनका होता है, क्या वो भी फ़ौरन जाके कंसल्ट करें डॉक्टर से, या फिर आपको अगर कोई पेन होता है तभी आप जाएं? देखिए इसमें मैं कहता हूँ कि देयर आर 4 मैनिफेस्टेशंस ऑफ 4 to 5 मैनिफेस्टेशंस ऑफ हार्ट डिजीज़। किन शक्लों में हो सकती है? एक होता है सिम्टम लेस, विदाउट सिम्टम्स, कोई सिम्टम ही नहीं है वो, लेकिन उनके बाद फैमिलीज़ में चीज़ चल रही होती है, वो अपना रूटीन में टेस्ट कराते हैं, सारा कुछ ठीक है। अल्टीमेट टेस्ट होता है फिर एक CT एंजियोग्राफी, वो लाजमी तौर पे जो हार्ट डिजीज़ कॉन्शियस हैं उन लोगों को करवाना चाहिए। उसमें पता चलेगा कि इनकी ब्लॉकेज है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका इलाज क्या है, वो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट को रब्ता करके वो कर। दूसरी इसमें होती है एंजाइना, यानी एक्सर्शनल। मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, रुक जाऊँ तो आराम आ जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है दिल के मरीज़ की, यानी ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इसमें शरीयानें तंग होने शुरू हो जाती हैं। मोर देन 70% ब्लॉकेज हो तो फिर ये सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। अक्सर लोग हमारे 60-70% ब्लॉकेज लेके हम लोग फिर रहे होते हैं क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते, और उस वक्त तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक आपको तकलीफ ना हो। दूसरी मैंने बताया एंजाइना। थर्ड होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के वक्त आप लोग पता चलता है कि वो सिम्टम्स क्या है कि स्वीयर चेस्ट पेन होती है, डिफ्यूज़ पेन होती है, ये पूरी चेस्ट में फैली होती है दर्द, यानी इसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे ये जैसे कोई पिन पॉइंट करेगा इसका मतलब है कि कार्डियक पेन नहीं है, वो फैली हुई दर्द होती है। यहाँ से ये पेन रेफर्ड हो के बाद औक़ात लेफ़्ट बाजू में, बाद औक़ात राइट में, दोनों बाजू में, या इवन आपके जबड़े की तरफ, गर्दन में, पीछे भी जा सकती है। साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बंदा पसीने में शराबूर हो जाता है, साथ घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और कई दफ़ा ये होता है कि नीचे आपके एब्डोमेन में भी पेन हो रही होती है, यानी टिपिकल सिम्टम्स। सांस भी रुक रहा होता है, सांस में भी बाज़ औक़ात मतलब उसमें भी धड़कन तेज़ होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। कई लोगों में वॉमिटिंग और साथ नॉजिएटिंग फीलिंग दिल का हो रहा है। चौथी जो इसमें प्रेजेंटेशन होती है वो होती है आपकी सडन डेथ,
सर ये सडन डेथ के बारे में बताइएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड बिफोर कि जी, मेरी जी, फैमिली में 3 दिन पहले ये हुआ है। एंड सर कितनी एज कितनी थी उनकी? 56-57, लेकिन एक्सरसाइज और माशाल्लाह से ही वाज फिट, और उन्हें डायबिटीज़ थी, लेकिन कभी उनको पहले ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। देखिए बात ये है कि और सडन सिर्फ विद इन 6 मिनट्स से वो बिल्कुल सही बात की है। ये अक्सर होता है, यही है कि अक्सर जो हमारे 50% लोगों के 50% लोगों को जो हार्ट अटैक होता है ना, ये सडन होता है उनका, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, जो जिन लोगों को होता है ना 50% लोग सर्वाइव, उसमें सिर्फ ये है कि सडन कोई भी चीज़ नहीं होती। वैसे एक भी चीज़ ज़हन में हाँ, रखें, सही बात है। ये अंडरलाइन चीज़ चल रही हो। अब देखें, आप बता रहे हैं 50+ माशाल्लाह उनकी एज थी होती, इसका मतलब है कि देखें उन्होंने कभी अपना चेक करवाया नहीं है। अपना बेस लाइन जो टेस्ट होते हैं, 3-4 टेस्ट होते हैं, उसमें कौन सा एक आपको अपना ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए, शुगर लेवल पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए, और आपको अपनी ओबेसिटी BMI लेवल आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ फाइल करते हैं। इससे भी बढ़ के बल्कि आज मैं ये कहूँगा कि 40 की एज में तो ये सारी चीज़ 50+ जो भी बंदा है उसको अपनी करवाना चाहिए। CT एंजियोग्राफी लाजमी करवाएं। ये टेस्ट कई दफ़ा सारे नॉर्मल भी आते हैं, जो मैंने बताया ना, BP ठीक है आपका, कोलेस्ट्रॉल ठीक है आपका, बाकी भी अगर फैमिली में चल रही है CT एंजियो में जो है CT एंजियोग्राफी लाजमी हर बंदा करवाए 50+, जो कॉन्शियस है और जिसको डर है कि सडन खुदा न खास्ता ना हो जाए, तो कम अज कम आपकी ब्लॉकेज का साथ ही ये लाजमी कराएं। आपकी ब्लॉकेज का पता चल जाएगा इसमें कितनी ब्लॉकेज है, 70, 80, 90 जितनी भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। नो डाउट ये EECP एक नया तरीकाकार है और इसके ऊपर हर तरफ से अप्रूवल्स भी हैं। सो खुदा न खास्ता अगर कोई भी आपकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसकी तरफ भी आएँ, रुजू करें, सेशंस लें। कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल वाइज भी ये सस्ता और है, सेफ प्रोसीजर भी। एग्जैक्टली। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और यूजुअली हम बात करते हैं बच्चों के हकूक़ की, उनकी मसाइल की बात करते हैं, तो हमारे साथ बड़ी शख्सियात मौजूद होती हैं जो कि एज में बड़े होते हैं, और हम समझते हैं कि शायद वही बच्चों के मसाइल और हकूक़ के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन आज इस तरीके से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसके लिए हमारे साथ 2 अदद छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़े काफ़ी छोटे लग रहे हैं, यंग भी हैं और ये बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम दे रहे हैं। और किस तरीके से ये अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, अपने मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, और किस तरीके से ये इस चेन को लेके आगे चलते जा रहे हैं कि हमारे हकूक़ और मसाइल जो है वो एड्रेस हो सके। सो इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, मुल्क भर में इनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं। UN के अंडर ये लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान के नाम से इनका ग्रुप है और इसमें बहुत सारे बच्चे इनके साथ दे रहे हैं। कोविड-19 से ऑनवर्ड इन्होंने काम किया और उससे पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन और मेन एरियाज इनके क्या फोकस है वो हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सरोश यासूब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। मेरा नाम सरोश यासूब है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी उम्र 16 साल है। वंडरफुल वंडरफुल। फातिमा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिधर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम फातिमा खान है और मैं 14 साल की हूँ एंड आई एम डूइंग IGCSEs और बच्चों के हकूक़ पे काम करना मेरा पैशन था। ओके, सो ये पैशन कहाँ से शुरू हुआ फातिमा? I started working for child rights when I was, I guess, 10 years old. और मुझे ये पैशन, I was inspired by my mother. She is working on child rights. बहुत खूब। और हमारी जर्नी 2019 में शुरू हुई थी कोविड पेंडेमिक से, और वहाँ से हमने अवेयरनेस सेशंस, कैंपेन्स और ट्रेनिंग्स, सर्वेज और इंटरनेशनल फोरम्स प्लेटफॉर्म्स पे बात करना अपने राइट्स के लिए बोलने से शुरू किया था। ठीक है। अच्छा सरोश, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपकी एज जो है वो 16 ईयर्स है, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट भी करते हैं, अपने राइट्स के लिए बोलते हैं और जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बोलते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप तो अभी खुद छोटे हैं, आप किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या राइट्स हैं आपके, क्या इश्यूज़ आपके चल रहे हैं? बिल्कुल देखें जी, क्योंकि मेरा ये मानना है, आई बिलीव दैट, क्योंकि बच्चे ही अपने हकूक़ को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। और बच्चों से ही अगर आप नहीं पूछेंगे उनके हकूक़ के बारे में, उनके कंसर्न्स के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, तो आप उनसे अच्छा नहीं जान सकते। तो मेरा भी यही मानना है कि बच्चों से ही पूछना चाहिए उनके हकूक़ के बारे में और उनके राइट्स के बारे में और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये एफर्ट्स जो है वो बच्चों से ही पूछी जानी चाहिए कि किस तरीके से चल रही है। सो ये टुगेदर ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड विद CRC एशिया, ये रिसेंटली जो इवेंट था इसके बारे में मुझे कौन बताएगा आप में से? ओके, प्लीज़ बताएं।
सो बेसिकली हमारी जर्नी शुरू हुई थी सबसे पहले हमारी वोटिंग हुई थी। हमने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए थे जिनसे वल्नरेबल जो बच्चे होते हैं उन्होंने हमें वोट्स दिए कोई थे। उसमें चाइल्ड लेबर था, क्या क्या बच्चे थे उसमें? वो बैकवर्ड एरियाज से थे और लाइक जिनके सबसे ज़्यादा राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स थी उनके? they were doing involved in child labor, child domestic labor. ठीक They है। were Lack of not getting education. education, no access to education and ठीक etc. है, Right? ओके। सो उन्होंने हमें वोट किया और वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने वी वेंट विद आवर एडल्ट मेंटोर हु इज़ फ्रॉम ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान एंड हर नेम इज़ अब्रे सबा। और फिर वहाँ से हम लोग गए फ़िलिपाइंस, हमारे वीज़ास प्रोसेस हुए और वहाँ जाके फिर हमने अपने सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिए और अपने इश्यूज़ बताए। हमने ये बताया कि हम इन इश्यूज़ का हल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बेहतर पता होता है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा सरोज, आपकी तरफ आना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि यूजुअली जब हम बात करते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे और बच्चों से पूछ रहे होते हैं तो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि हमारे जो डे टू डे के नॉर्मल मसाइल हैं शायद उनके ऊपर बात की जा रही है। क्या ये चीज़ दुरुस्त है या फिर आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि चाइल्ड लेबर या इस तरह के इशूज़ को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखें हम डे टू डे भी उनके मसाइल होते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया चाइल्ड लेबर और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है एक्सेस टू एजुकेशन का। पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। लेकिन तालीम तो सबसे बड़ा हक है उन बच्चों का। जब उनको तालीम ही नहीं दी जाएगी, जब उनको उनके राइट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो वो भी जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को इसी तरह ट्रीट करेंगे। और फ़िलीपींस में हमारा ये CRC एशिया ने इवेंट करवाया और इसमें तकरीबन 12 मुल्कों से बच्चे आए, 28 बच्चे, जिसमें कम्बोडिया, फ़िलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, नेपाल और दीगर ममालिक शामिल हैं। वंडरफुल। सो सरोज, अब फिर फाइनली किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, वो क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए? अब ये डिस्कस हुआ है, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप बताएं आपके ममालिक में क्या क्या मसले हैं। तो हर ममालिक ने अपने मसले बताए और काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, ठीक है, जिनमें से चाइल्ड लेबर। जिस तरह को आपको पता है कि रिसेंटली एक पाकिस्तान में वाक़या हुआ कि जज की बेगम ने अपने घर में काम जो करती थी बच्ची, उसके साथ वायलेंस हुई उसके साथ। सो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे इसके लिए yes. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। इसी तरह आप जानते हैं कि हम गए, हमारा ये आउटकम निकला कि आप अपने मुल्कों में अवेयरनेस रेजिंग की आप प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो हमने भी उन्हें यही मशवरा दिया CRC के बच्चों के कंसर्न्स लेने के लिए, उनके आइडियाज़ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आप बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो अपने कंसर्न्स को शेयर कर सकें। बच्चे खुद अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें और हाईलाइट करें कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करें। अच्छा फातिमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। यूजुअली जो है बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ गर्ल, आप देखती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी जगहों पर हो रही होती है, उसको आप किस तरीके से हाईलाइट कर रही हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स ले रही हैं? बेसिकली जैसे आपको भी पता है कि फ़ीमेल्स जो बच्चे होते हैं, गर्ल्स, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग एंड हरासमेंट, एब्यूज़। तो हमने वहाँ जाके अपने ये इश्यूज़ जो सारे हमारे थे, हमने उनको एड्रेस किए कि ये हमारे इश्यूज़ हैं और इनका हल ये निकाला जा सकता है कि हर रीजन से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाएं जो डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट एरियाज़ पे जाके क्योंकि बच्चे दे नीड एडल्ट फ्री स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे बच्चों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो हमें ऐसे बच्चे सेलेक्ट करने चाहिए जो जाके बच्चों को ट्रेनिंग्स दें, अवेयरनेस स्प्रेड करें और उनसे उनके मसाइल पूछें और वो फिर आके अपनी मतलब एक एडवाइजरी टीम बने जो आके फिर अपने एडल्ट्स को एड्रेस करें कि उनके ये इश्यूज़ हैं। और फिर यही हमने वहाँ पे किया था। जो हमारी UNCRC की डायरेक्टर है एमी हान, हमने उनको हमारे ये इश्यूज़ एड्रेस करवाए थे एंड right now they're having an adult conference who are addressing our issues and finding a solution to our issues. So फातिमा, आपको क्या लगता है कि स्कूल सिस्टम को और एजुकेशन हर बच्चे तक एक्सेस करने के लिए स्कूल मॉडल्स क्या होने चाहिए? छोटे छोटे गाँव के लेवल पर बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल्स होने चाहिए या कुछ टीचर्स मिलकर कोई ऐसा वेंचर करें कि बच्चों के इलाके में जाके उनको स्पेशली गैदर करके कुछ समझाया जाए? क्या कोई मॉडल किसी ने डिस्कस किया वहाँ पर या आपसे UN की तरफ से कुछ डिस्कस किया हो? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए बड़ों में
क्योंकि जब हमारे एडल्ट्स के पास ये दे वुड बी सेंसिटाइज्ड, तो उनको ये पता होगा कि उन्हें आगे बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है। और फिर हम लोगों ने ये मतलब डिसाइड किया था कि अगर जो बच्चे स्कूल्स वगैरह नहीं जा सकते उनके लिए हमने ऐसी बुक्स डिज़ाइन की हैं जैसे अच्छी आदतें, मैं और मेरी महफूज दुनिया, जो हम बच्चे ही अपने एडल्ट से हमारे ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं और हम आगे जाके उन बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं, वो बुक्स देते हैं जिनके थ्रू वो चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है सरोज, आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने राइट्स के बारे में जानिए और वायलेंस से बचिए। जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उसके खिलाफ मजम्मत कर सकेंगे और उस चीज़ को आप ठीक कर सकेंगे। एग्री। बहुत शुक्रिया सरोज फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया फातिमा फॉर कमिंग। विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के इस तमाम जीडीपी के लिए, एंड आई होप कि इसी तरीके से आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और बहुत सारी अच्छी स्टोरीज आप लोग डिस्कवर करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे। ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। जी बिल्कुल, दो पाकिस्तानी बच्चे और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने अंडर 13 जूनियर एशियन चैम्पियनशिप जो थी, स्क्वॉश चैम्पियनशिप, उसमें भी अपना नाम बना लिया है। और बहुत सारे हमारे और बच्चे भी जो हैं जो इनके साथ थे वो भी इस कंपटीशन में थे, लेकिन दो बच्चे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुमाया कारकर्दगी हासिल की वो भी हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं। गोल्ड एंड सिल्वर कैटेगरी हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमान खान एंड अहमद रेयान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं जी। नुमान हैं जी ये और अहमद रेयान हैं वो। सो अहमद, आपसे पूछूंगा, आपने सिल्वर कैटेगरी जी, राइट, कैसा रहा आपके लिए कंपटीशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जिसने मुझे इधर तक पहुँचाए। उसके बाद अम्मी अबू का, फिर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन, एयरफोर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किए और हमें ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और मेडल लेंगे इंशाल्लाह। जी नुमान, कैसा रहा आपका ये सारा वेंचर, थ्रू आउट जर्नी के बारे में बताएं। कैसे आपने शुरू किया, कितनी सी एज थी आपकी? मेरी अभी 12 साल एज है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने माँ बाप का और अपने कोचेस का और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का और पाकिस्तान आर्मी का, जो मुझे सपोर्ट कर रहे। और मैं भी गोल्ड लेके आया हूँ। हाँ जी जी।
बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप गोल्ड लेकर अच्छी आए। फीलिंग थी वो, बहुत अच्छी उसके बात। लिए वंडरफुल। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि किस एज से आपने जो है वो ये स्टार्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन कौन था जिसको देख के आपने ये फैसला किया कि मैंने भी स्क्वॉश खेलनी है? जी, मैं जब 10 साल का था तो मैंने स्क्वाश चालू की और मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो कमर जमान साहब थे, अच्छा, जो बहुत अच्छा खेलते थे। पीछे पीछे सब कुछ मैं उन्हें नोट करता था मैं। वो रैकेट का तरीका उन्होंने मुझे सिखाया बहुत खूब। और सब कोचेज़ है जो जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, इस वजह से उनकी वजह से मैं आज इधर तक पहुंचा हूँ। नुमान, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? आपने किसको खेलते हुए देखा तो आपने बोला कि मैं भी स्क्वॉश खेलूंगा? मेरा तो चाचा का बेटा मोहम्मद हमजा खान। ओह अच्छा, हमजा आपके कज़न है? जी मेरा कज़न। आपको उसकी भी मुबारकबाद। थैंक यू। और मैं उसे फॉलो कर रहे थे? फॉलो करता रहा। तो उसके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं हमजा के साथ? हमजा के साथ मैं गेम खेलता हूँ। ठीक है जी, हमजा सबके साथ खेलते हैं, हमजा खान सबके साथ खेलते हैं। हमजा खान आप सबको साथ साथ ट्रेनिंग भी जी, दे रहे हैं। सबके अच्छा अहमद, साथ। थोड़ी ट्रेनिंग के बारे में भी बताएं कि किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से आप सब एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं? हमारी ट्रेनिंग सेशन टाइमिंग होती है। हम दिन में 5 घंटे 6 घंटे ऐसे खेलते हैं। उसमें 6 घंटों में 2 घंटे हमारे साथ कोच ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारे साथ गेम खेलते। प्लेयर्स अलग अलग प्लेयर, सीनियर प्लेयर होते, सब होते, हमारे साथ गेम्स खेलते। और उसके बाद एक सेशन होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना स्क्वाश में। हाँ। और बस ऐसे ही है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो नुमान, अब आगे क्या अचीव करना है? कौन कौन से गेम्स के ऊपर नज़र है? अगली कौन सी चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करनी है? इंशाल्लाह अभी तो हम ब्रिटिश जूनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बस बेस्ट ऑफ लक। अगर हमें सपोर्ट मिलती रही हाँ तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी सपोर्ट। हमें अगर स्पॉन्सर्स मिले ना, स्पॉन्सर्स, प्राइवेट स्पॉन्सर्स, तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और मेडल भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा अहमद, बताइएगा कि स्टडीज़ को किस तरीके से साथ मैनेज करते हैं? स्टडीज़ हम साथ साथ करते हैं उसके साथ। अभी 7 क्लास में मैं हूँ, तो हम उसके साथ स्टडीज़ भी करते हैं, स्क्वाश भी खेल रहे हैं इंशाल्लाह। बस और अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह। नुमान, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं भी 7 क्लास। आप भी 7 क्लास में हैं, तो मैनेज हो जाता है स्टडी भी साथ साथ और ये भी साथ साथ? जी अच्छा मुझे नुमान वो बताएं, जब पाकिस्तान आप वापस आए ये जीत के गोल्ड मेडल, तो क्या रिस्पांस मिला दोस्तों का, फैमिली का, आसपास लोगों का? जी सारे तो बहुत खुश थे, मैं भी खुश था कि पाकिस्तान के लिए मैं टाइटल लाया हूँ। और बस बहुत अच्छा, फ्रेंड्स की तरफ से किस तरह से अप्रिसिएशन मिली? क्या कॉल्स आई, मैसेजेस आए, क्या मतलब सेलिब्रेशन कैसे हुई? मैसेज तो बहुत मेरे मोबाइल पे आए और फेसबुक पे भी बहुत मैसेज आए मेरे लिए उस पे। तो बस ठीक है, बस इस तरीके से सेलिब्रेशन होगी। दैट्स वंडरफुल। तो अहमद, आपके आसपास क्या माहौल था? मैं तो जैसे एयरपोर्ट पे आया, सब खड़े थे, फूलों की बरसात हो रही थी, घंटे पहनाए, तो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे एक वो है जज्बा है कि इंशाल्लाह मैं आगे और भी ऐसे करूँगा। अच्छा अहमद, आपने सिल्वर मेडल लिया, आगे आप किस चीज़ पे नजरें जमाए बैठे हैं कि आपने कौन सी चैंपियनशिप खेलनी है या कौन सा टाइटल जो है वो अपने नाम करना है? सबसे पहले तो ब्रिटिश जूनियर, वर्ल्ड जूनियर और वर्ल्ड जूनियर खेलना है और फिर PSA खेलना है वर्ल्ड में इंशाल्लाह आप लोग खेलेंगे ज़रूर और आगे बढ़ेंगे। अच्छा नुमान, आपने जिस तरीके से बताया हमजा आपके कज़न हैं, तो आपकी फैमिली के और मेंबर भी स्क्वॉश खेल रहे हैं? जी। और वो सब जो है वो सारे इम्प्रेस हमजा से हुए या उससे पहले भी कोई फैमिली में आपके था? हाँ, इनकी फैमिली में फरहान जमान वो बड़ा अच्छा खेलते थे, अभी भी खेल रहे हैं, कभी कोच बन जाते, कभी प्लेयर बन जाते। फरहान महबूब की आप बात कर रहे हैं? फरहान जमान। अच्छा ठीक। अच्छा नुमान, आपको अपना सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन लगता है? जिसके साथ खेलने में मज़ा भी आता हो और थोड़ा मुश्किल भी होती हो गेम? पाकिस्तान में कौन सा? पाकिस्तान में बस यही अहमद है। अच्छा वाह, तो फिर अहमद आपको किसके साथ मुश्किल लगता है? मेरा इसका फाइनल हुआ है ना अभी एशियन जूनियर में। अच्छा, तो ये मुझसे 1 पॉइंट पे जीता है। तो ये गोल्ड ले गए और आप सिल्वर पे आ गए। ये मुझसे 1 पॉइंट पे जीता है। ओह अच्छा, हमारे पास फाइनलिस्ट मौजूद है एशियन जूनियर चैंपियनशिप के। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनल दोनों का पाकिस्तान के दरमियान ही हुआ। अच्छा, वहाँ पर सीखने को क्या मिला नुमान? कौन कौन सी टीम्स थी वहाँ पर और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की क्या लगी? कोई गेम किसी की होती है ना, तो आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छी बात मुझे इस मुल्क के इस प्लेयर की लगी? कुछ याद आ रहा है? मुझे मलेशियंस जो प्लेयर है वो गेम उनकी नहीं होती, उनकी बिल्कुल गेम नहीं होती। अच्छा। लेकिन वो दूसरे प्लेयर पे प्रेशर डालते हैं। वाह। और गेम नहीं होती, प्रेशर डालते कि ये हमसे ऐसे प्रेशर पे हार जाएंगे। प्रेशर क्रिएट और ये है फिटनेस, उनकी फिटनेस सबसे अच्छी चीज़ है। क्या बात। वो सिर्फ पीछे चलाते, पीछे बस, ना ड्रॉप ना कुछ, पीछे चलाते। हमारे जो प्लेयर होते वो डरते उनसे। ठीक हो गया। अच्छा अहमद, ये बताएं कि डाइट का कोई ख़ास ख्याल रखते हैं?
जी बिल्कुल। अभी तो छोटे हैं, तो हमारे बड़े स्पोर्ट्समैन जो जितने हैं वो तो रखते हैं, तो अभी आपका भी प्रॉपर्ली डाइट वगैरह का जी, ख्याल रखा डाइट, जाता है? मिल्क शेक, ऐसे फ्रूट, सब कुछ। ठीक है, और साथ साथ कोई और एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर रहे होते हैं जो कि आपको मेंटली या फिजिकली फिट रख सके? जी, अच्छा, सब कुछ कर। तो नुमान, और क्या एक्टिविटीज़ हैं स्क्वाश खेलने के अलावा या स्टडी करने के अलावा, और क्या करते हैं? स्क्वाश खेलने, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ घर के क्रिकेट भी साथ, खेलते हैं? और वो पतंग भी उड़ाता है। पतंग भी उड़ाता हूँ। अच्छा नुमान, ये प्लान है आगे कि स्क्वाश के साथ साथ आप क्रिकेट की जो टीम है, नेशनल टीम है, उसमें भी शामिल हो जाएं? नहीं, ट्रायल नहीं अभी देने? नहीं, अच्छा, हाँ। बस ठीक है, ये अच्छी गेम है, बहुत अच्छी गेम है, और आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के एक पब्लिक फिगर बन गए हैं, तो ज़रूर इसको कंटिन्यू करें। आपकी अहमद की एक्टिविटीज़ होती हैं सारा दिन? मैं तो बस घर पे बैठा रहता हूँ, सिर्फ स्क्वाश के मैचेस देखता हूँ और बस स्टडी बस। और हाँ, नमाज नहीं छोड़ता है, मैं नमाज बहुत अच्छी पढ़ता हूँ बात है। और बस सबक पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो नुमान इतना ही कम बोलते हैं, आज थोड़े से नर्वस हैं इसलिए कम बोल रहे हैं? नहीं, नुमान नर्वस नहीं, असल में ये ऐसे नहीं बोलते, इतने ज़्यादा नहीं बोलते। अच्छा, नुमान को बुलवाने का ना हमारे पास एक अदद तरीका है। हम नुमान से चाहेंगे कि नुमान पश्तो में कोई मैसेज दें अपने जितने भी फेलोज हैं देखने वाले, उनको आप पश्तो में कुछ बोल के बताएं। नुमान का मूड नहीं है। अच्छा, चलें नुमान, वैसे ही कोई आप जो है ना वो कोई मैसेज देना चाहें अपने दोस्तों को, पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं या अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं बस ये तो बोलेंगे गुड लक, बस। गुड लक, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अहमद, आपको क्या लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये स्पोर्ट्स इनको खेलनी चाहिए? स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी होती है? स्पोर्ट्स सबको खेलनी चाहिए। स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम स्पोर्ट्स खेलें ना, बीमारी नज़दीक आती है ना, कुछ होता है, हम ज़िंदगी भी सही होती है, बीमारी से दूर रहते हैं हम स्पोर्ट्स की वजह से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि मेंटली भी आप एक्टिव रहते हैं और फिजिकली आप बड़े हेल्दी रहते हैं, कि आपसे बीमारियां दूर रहती हैं और आप एक तरीके से बिजी भी खुद को रख रहे होते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में। सही बात है। अहमद, कोई मैसेज देना आपने फेलोज को? सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करे और मेहनत का फल मिलता है इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नुमान आने के लिए, बहुत शुक्रिया अहमद रेयान, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, अपनी फैमिली का भी, और स्क्वाश जैसी गेम को दोबारा से पाकिस्तान में ज़िंदा करें। और जिस तरीके से आपने के कज़न ने एक दफ़ा जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में स्क्वाश को ज़िंदा किया। ख़वातीन और हज़रात, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप लोगों से इनको मिलवाने के, और जितने भी और बहुत सारे गेम्स से चैम्पियन बन के पाकिस्तान में आते हैं उनको हम लोग आपसे इस वजह से मिलवाते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को इंस्पायर करें उनकी स्टोरीज से, ताकि वो ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स जिस भी वो फील्ड में हैं उसमें पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ सकें और कोई अपनी कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री की तरफ शामिल कर सकें। एग्जैक्टली, और ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है इस चीज़ की तरफ कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। एग्री। मुझे उर्शना को सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेटकर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर।